नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर कंपनियों को तय समय सीमा के अंदर बकाया न चुकाने के लिए एनपीए घोषित करने वाले आरबीआई के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि आरबीआई का बैंकों को आईबीसी का रास्ता अपनाने का निर्देश बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35 ए की शक्तियों से बाहर है। इस सर्कुलर में आरबीआई ने कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान दिया था। सर्कुलर के मुताबिक बैंक अगर 180 दिन के भीतर कर्ज लौटाने में चूक करते हैं और समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें 2000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सभी खातों को एनसीएलटी के पास अनिवार्य रूप से भेजना था। इसके खिलाफ कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में आरबीआई के उस सर्कुलर को रद्द करने के बाद क्या तस्वीर उभरेगी और ऐसा क्या था उस सर्कुलर में जो कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर ये फैसला या सर्कुलर जारी किया था। हमारे साथ जो खास मेहमान आज मौजूद हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो हमारे साथ हैं अजय ब्रह्मे हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं, आपका स्वागत है अजय। हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से, आपका स्वागत है। अशोक नाग हैं, फॉर्मर एडवाइजर आरबीआई, आपका भी स्वागत है सर। और सुनील जैन है, मैनेजिंग एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। शुरुआत में करना चाहूँगा अजय जी, ये जो फैसला है असल में अगर मैं इसको आम आदमी की भाषा में समझूं तो ये क्या वो सर्कुलर है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सर्कुलर कोई भी जब इशू होता है, मैं एकदम आम आदमी को समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई भी सर्कुलर जब इशू होता है तो वो किसी एक प्रोविज़न के से जो पावर डिराइव होता है उसके तहत इशू करते हैं। तो सेक्शन 35 ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो प्रोविज़न है उसके तहत में आरबीआई ने ये सर्कुलर इशू किया था, परपोर्टेडली उसके तहत ये इशू किया था। तो 35 ए क्या है, हमें जेनेसिस को पहले समझना होगा। 35 ए ये बोलता था कि अगर कहीं पर भी अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है, इफ़ देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट बाय अ कॉर्पोरेट डेटर, तो आरबीआई के पास में ये पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफ कोर्स कंसल्टेशन करने के बाद कि वो एक सर्कुलर या कुछ नियम ऐसे लेके आ सकता था जिससे कि जो डेट है उसको रिजॉल्व करने में मदद मिले। एसेंशियली ये 35 ए है। आरबीआई ने ये सर्कुलर इशू किया कि अगर आरबीआई ने अलग अलग अब अपना वो बताया कि 2000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट होगा तो कैसे करना है या कम होगा तो कैसे करना है। अब 2000 करोड़ में ये था, 2000 करोड़ या उससे ज़्यादा के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उसके लिए ये था कि अगर 180 डेज़ के अंदर में उसको रिज़ॉल्व नहीं किया तो 180 डेज़ के बाद में 15 डेज़ का नोटिस होता था एंड 15 डेज़ के अंदर अगर उनने ठीक उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाए तो 16th डे, इसका मतलब 196th डे को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। ये इसका इफ़ेक्ट हुआ सर्कुलर का। मामला कोर्ट में गया। अब इसके वजह से बहुत सारी कंपनीज जो थी वो अफेक्ट हो गई, खास करके सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए, क्योंकि हर एक सेक्टर का एक अलग अलग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री होती है। तो खास करके पावर सेक्टर्स में या इस तरह से जो जिसमें ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत अफेक्ट हो गए। तो वो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया और वो बोले कि आप अगर ये जो प्रोविज़न है ये ब्लैंकेट प्रोविज़न बनाते हो सबके लिए, आप अगर बोलते हो कि 195 डेज़ के बाद में आप इंसॉल्वेंसी चालू कर दोगे उनकी प्रोसीडिंग, तो ये गलत है ये, क्योंकि फिर आप यू आर ट्राइंग टू ट्रीट अनइक्वल्स एज इक्वल्स, क्योंकि सबके लिए अलग अलग एक्सपोजर है। कोर्ट ने ये पूरा एग्जामिन किया कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद में ये देखा गया कि 35 ए जो है वो तो संवैधानिक रूप से सही है। 2017 में आया था 35 ए। कोर्ट ने ये देखा कि 35 ए इटसेल्फ सही है कि नहीं, तो उसको तो सही करार दिया। अब जो 35 ए के तहत जो आरबीआई ने कहा था कि हमने एक्शन लिया वो सही है कि नहीं, उसके बाद सेकंड स्टेज ये आई। वो एग्जामिन करने पे ये पाया गया कि 35 ए में बोलता था कि इफ़ देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट बाय अ कॉर्पोरेट डेटर, तो अ डिफ़ॉल्ट वो का ये मतलब होगा कि अगर कोई एक स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट है बाय किसी एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, ना कि जनरली सबके द्वारा, तो मतलब ये केस स्पेसिफिक हर एक केस टू केस आप कर रही है। केस टू केस आप देखिए, ऐसा नहीं कि जो भी 2000 से ऊपर है
बैंक के ऊपर ये जब वो जो जो ये लेंडर्स होते हैं, हर कोई छोटे छोटे आरबीआई से जो गवर्न होते हैं, तो उनके पास में ये मैंडेटरी नहीं है कि जाना है, केस टू केस स्पेसिफिक बेसिस पे आपको ये प्रोसीडिंग चालू लेकिन करना है। आरबीआई ने एक ब्लैंकेट प्रोविजन प्रोविजन तो कर इसलिए वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन इफेक्ट। अशोक जी, क्या 35A उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया आरबीआई ने और अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उस सर्कुलर को जारी किया? क्योंकि 35A क्या ये भी कहता है कि आरबीआई को कोई इस तरह का कदम लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे परमिशन या फिर इस तरह की नोडिंग की जरूरत होती है। ये 35A को लेकर ऐसा क्यों है कि कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आरबीआई ने अपने दायरे से बाहर चला गया? देखिए 35A के लिए इशू 35A अर्लियर था, ओके। द इंट्रोडक्शन दे नया है 35AA एंड 35AB। 35AA ये बोलता है जे सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज आरबीआई टू गिव डायरेक्शंस टू द बैंक्स on this resolution insolvency. You can send it to the under Insolvency Act. The point is that the Supreme Court judgment is saying that may authorize meaning is this, that without authorization of the central government RBI circular issue नहीं कर सकता है. Okay. On this issue, that is issue is that insolvency your process should be starting within 180 days. ये सर्कुलर के लिखा है आरबीआई का, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। बिकॉज 35A बोलता है में, बिकॉज 35A पहले भी था, आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है, बट आरबीआई डायरेक्शन देगा कि इंसॉल्वेंसी के एक्ट चालू होगा तुम्हारा ए पर्टिकुलर कॉर्पोरेट, ये 35A में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज। देखिए सुप्रीम कोर्ट जज, बिकॉज आई एम नॉट ए लॉयर लीगल पर्सन, बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इफ आई रीड इट, सुप्रीम कोर्ट बोलता है जे कोई 5-6 एक्ट का एग्जांपल दिया जिधर में लिखा है जे सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिकमेंडेशन आरबीआई, आरबीआई इन कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीवेयर इट इज रिटन दिस टू वर्ड्स इन कंसल्टेशन इन रिकमेंडेशन। ओनली 35A में लिखा है मे ऑथोराइज। नाउ वन पॉसिबल लेमैन्स इंटरप्रिटेशन, आम आदमी की इंटरप्रिटेशन होता है central government has a right to authorize, but your under the your 35A without under 35A RBI can issue a circular to give it to the Insolvency Act for a particular corporate. But said what? आपका यदि देखिए judgment में क्या बोला है, 2 issues are there. Specific cases लिखा है Insolvency Code में इधर, another deal है A default. Now specific cases का definition क्या है, plural है या singular है? मैं बोल सकता है जे if 5000 code above एक cut off point is there, it is specific cases. Now ये interpretation legally, because Supreme Court was किया your 12 February 2018 का circular on these technical issues that specific cases नहीं है, एक general circular है, okay, that there is no authorization from the central government. okay. बट ये तो एक जिनिस है, ठीक है, बट आप एक दूसरा एंगल से देखिए, एनपीए डिक्लेयर करना है, शुड आई डिक्लेयर एवरी स्पेसिफिक केसेस एनपीए और नॉट एंड स्ट्रक्चर देम सेपरेटली, और आई शुड गिव दैट इफ 90 डेज और 180 डेज व्हिच एवर इज द 90 डेज टुडे आप पेमेंट नहीं किया था, प्रिंसिपल और पेमेंट ड्यू पेमेंट नहीं किया, आई विल डिक्लेयर एज एनपीए। शुड इट डिपेंड ऑन द एवरी स्पेसिफिक केस? नो, इट कैन नॉट बी डन, नोवेयर इन द वर्ल्ड इट इज डन, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट इफ ए पर्टिकुलर कॉर्पोरेट, एवरी सेक्टर, आई हैव टू डिसाइड ए पॉलिसी दैट ए एनपीए होगा, इतना प्रोविजन होना चाहिए। सपोज प्रोविजनिंग, फॉरगेट अबाउट इंसॉल्वेंसी, सपोज आरबीआई डज नॉट डायरेक्ट द बैंक्स टू गो टू इंसॉल्वेंसी केसेस, पहले भी था स्ट्रेस का स्ट्रेस हाउ द बैंक्स इज सपोज टू हैंडल ए स्ट्रेस केस, ये आरबीआई का सर्कुलर पहले भी था। ये सर्कुलर में क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया विद इन व्हिच इफ इट इज रेजोल्यूशन नहीं हुआ, इसी टाइम फ्रेम को ही लेकर बेसिकली चैलेंज किया गया। मैं आपके पास लौटूंगा सर। सुनील जैन साहब हमारे साथ हैं। सुनील जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरबीआई के सर्कुलर को लेकर अधिकार क्षेत्र या 35A के बाहर जाकर काम किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? और अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर जो केसेस चल रहे थे, असल में इसका इम्पैक्ट वहां पर क्या होगा?
जैसे कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस है तो ये इलीगल है, तो हमें ये मानना पड़ेगा। हालांकि जो ओरिजिनल लॉ था उसके हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा था कि आरबीआई के सर्कुलर में कोई गड़बड़ थी, मगर हम उसके आगे चलते हैं। अब ये वर्डिक्ट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये दिक्कत ये है कि अगर आप ये देखें जो रेजोल्यूशन हुआ है केसेस का आज तक, उसमें से ज़्यादातर जो पैसे आए हैं वो प्रमोटर अपने आप आए हैं आरबीआई के पास, ये बैंकों के पास। उनको लगा अब हमारी कंपनी जाने वाली है तो हम अपना पैसा दे देते हैं बैंकों को। राइट। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के बाद अब ये ऑटोमेटिक नहीं है कि वो केस आईबीसी में चला जाएगा, तो मेरे को लगता है ये काफ़ी ये कम हो जाएगा। इसमें जो रेजोल्यूशन में इसमें काफ़ी अड़चन हो जाएगी। दूसरा जो आपका सवाल है एग्जिस्टिंग केसेस का, जो बड़े बड़े केस हैं, एसआर है, भूषण स्टील वगैरह, ये जो बड़े बड़े केसेस थे, ये आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई ने ये डिसीजन ले लिया था फरवरी 12 सर्कुलर से पहले। तो ये जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं, जो मेन बड़े बड़े केसेस हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फरवरी 12 सर्कुलर से पहले आए थे। मगर जो फरवरी 12 सर्कुलर के बाद जो केसेस एडमिट हुए आईबीसी में, उनमें बहुत फर्क आएगा और उनमें रिवर्क करना पड़ेगा। तो काफ़ी ये गंभीर मामला है ये। लेकिन सुनील जी, जो बात अशोक नाग साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपसे। वो कह रहे हैं कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो क्या आरबीआई केस टू केस पर गाइडलाइंस, टाइमलाइन सब कुछ तय करेगी? एक कॉमन टाइमलाइन तय नहीं हो सकती है एक सिमिलर अमाउंट के लिए कि 1000 करोड़ या 2000 करोड़ के लिए है? और ये कितना बड़ा मुश्किल, ये आसान होगा आरबीआई के लिए? नहीं, अब बहुत मुश्किल हो गया। अब आरबीआई को इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि इसको कैसे हल करें। एक सोल्यूशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को बोलो कि ये आप ये करिए, तो ये एक सोल्यूशन ये है। तो अब देखना पड़ेगा कि आरबीआई इसका तोड़ निकालती है। मगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंकों के लिए। अमन, इंडस्ट्री और जिस तरीके से एनपीए और सब कुछ चल रहा था, और उस कानून के आने के बाद काफ़ी रिकवरी और कंपनियां इस पे आई, उस पर कार्रवाई होती रही, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर अगर इस सर्कुलर को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे आप देखते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो कि एनपीए का चल रहा था और जो मैं कहूँ कि ऋण वसूली का एक कदम उठाया जा रहा था? देखिए, पहली बात तो हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सराहना चाहिए कि उसने एक डिसीजन लिया है। जब ये लागू किया गया था तब भी मैंने आपके चैनल पे भी और लोकसभा टीवी पे दोनों जगह कहा था कि ये काफ़ी ड्रेकोनियन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस जो हैं बैंकों के हाथ से निकल जाते हैं कि क्या बैंक कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जैसे कहा है और आज काफ़ी रिपोर्टिंग हुई है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर एक प्रोजेक्ट जो होता है, हर एक कंपनी जो होती है जो काम कर रही है, उसमें रीपेमेंट मैकेनिज्म एक तरीके से नहीं रहता है। कोई छोटा कारीगर कर रहा है, कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी में है या वो पावर कंपनी में है या वो ऑयल एक्सट्रैक्शन में है, जो अलग अलग टाइप की कंपनियां होती हैं उनके जो रीपेमेंट सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो आरबीआई को उस समय मैंने कहा था कि ये देखना चाहिए कि ये जो 180 डेज़ या 90 डेज़ की डेफिनेशन है इसको थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए और वो लिमिटेशंस करनी चाहिए। आरबीआई अभी भी कर सकती है, बिकॉज इसके मद्देनजर रखते हुए जो अब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह है कि अब बैंक के पास वापस चला गया है कि बैंक वो कार्रवाई उसके अगेंस्ट करे या ना करे। एक डिस्क्रिशनरी पावर बैंक के पास वापस चली गई है, जो बैंक के हाथों से चली गई थी जो सर्कुलर आया था उसके बाद। उनको अवॉइड करना ही था कि जो भी 2000 करोड़ से ऊपर था, और अगर 180 दिन के ऊपर 15 दिन जैसे भी बताया उससे एक दिन ऊपर होता है तो उनको उसको इंसॉल्वेंसी को सजेस्ट करना ही ना था, नहीं तो बैंक के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हो जाती। तो इसलिए वो उसके हाथ में, बैंक के हाथ में था ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। पर कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे पावर सेक्टर ही, जिसके काफ़ी सारी कंपनियां इस सेक्टर में आती हैं, अगर पावर सेक्टर कर दे और कल को पावर मिलनी बंद हो जाए तो स्टेट अथॉरिटीज़ क्या करेंगी? पावर नहीं देंगी तो ये देखना जरूरी है कि कुछ जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि जो इसको आरबीआई देखे और ये स्ट्रक्चर बनाए। और क्योंकि अब कंप्यूटराइजेशन है, हम 30 साल पुरानी स्टेज में नहीं है कि एक आदमी और एक इंडिविजुअल बैठ के डिसाइड कर रहा है। ये तो एक सिस्टम बना दिया आपका। अब इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, बैंक्स में मिलते हैं, हर एक बैंक के अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग दिनों के अलग अलग रेट होते हैं। एक बार आपने सिस्टम में डाल दिया उसके तो सिस्टम ऑपरेट करता है उसके अंदर। तो इसलिए इसको मॉनिटर करना या उसको लागू करना इतना मुश्किल काम नहीं है। पर जरूरी देखना ये है कि बिजनेस चलता रहे, काम चलता रहे, पर हमारी रिकवरी भी हो साथ साथ।
एक जो चीज़ हमें देखने को मिली कि एक तो 12 तारीख से पहले जैसे बताया कि नहीं किए जाएंगे, दूसरी जो 12 तारीख के बाद भी जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं उसमें भी ये देखा जाएगा कि किसमें हमें रियायत थोड़ी देनी चाहिए या रियायत नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लोन माफ़ कर दिया है या उनको लोन वापस नहीं करना है, उनका यही है कि हमने 180 दिन कर रहे थे, चलो हम थोड़ा और टाइम उसको टाइम दे सकते हैं। जैसे हमने देखा जेट एयरवेज के केस में बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक रेजोल्यूशन बनाया, पैसा दे रहे हैं, अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने की कर रहे हैं। नहीं तो अगर उसको बंद कर दें कल को हम, तो 16,000 20,000 लोग और करीबन 30,000 लोग के करीब जो उससे एसोसिएटेड हैं एंसेलरी एक्टिविटीज़ के थ्रू, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो सब एकदम से जॉबलेस हो जाएंगे। उससे जो इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, वो बहुत मेजर आएगा। तो इसको देखते हुए मेरे विचार में डिसीजन एक सोचा समझा हुआ है और मेरे विचार में अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। अजय जी, लेकिन जो एक इसमें सवाल खड़ा होता है कि जब आप केस टू केस वैरी करेंगे नॉर्म्स को, टाइमलाइन को, और आईबीसी लॉ आने के बाद, किसी भी एक कानून के लागू होने के बाद, क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पर कि आप केस टू केस, इंडिविजुअल केस, अमाउंट के बेस पर आप अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग टाइमलाइन तैयार कर लें और उसको लागू कर पाएं आरबीआई के लिए? ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर मैं इसको कन्वर्सली देखूं, इफ़ आई पुट इट कन्वर्सली, तो ये है कि हम जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा रिकवरी हो जाए या जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको हम उसके नेट पे ले आएँ, इसके लिए हम कोई ऐसा ड्रेकोनियन प्रोविजंस जिसका कि एक ब्लैंकेट इफेक्ट हो वो नहीं ला सकते। कोई भी जो कानून होता है वो कुछ टचस्टोन होते हैं विद इन द फोर कॉर्नर्स जो है ऑफ लॉ, उसके हिसाब से ही कोई भी सर्कुलर इशू होना चाहिए। अब जस्ट बिकॉज आपको रिकवरी करना है तो आप कोई भी सर्कुलर इशू कर दो, और जो मतलब there should be some discretion. It shouldn't be whims and fancies. There's a difference between whims and fancies and discretion. अब इसमें तो अगर ज़रूरत ये है कि आप डिस्क्रिशन दो उनको, कि आप केस टू केस बेसिस को मतलब एग्जामिन करो कि क्या ये केस फिट है इसके लायक। एट द सेम टाइम जैसे सेक्टर स्पेसिफिक भी जा सकते हैं आप, वो भी एक तरीका हो सकता है, या इसमें भी अलग अलग प्रोविजंस आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर अपार्ट फ्रॉम दिस इंसॉल्वेंसी, अगर आप डेट रिकवरी के प्रोविजंस देखें तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिशन है कि रीस्ट्रक्चरिंग के पावर्स हैं, या आप बैंक के पास दोबारा जाते हैं कि देखो जी हम इसको रीस्ट्रक्चर कर दो लोन को, अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग कर दो, रीपेमेंट टाइम बढ़ा दो। तो उससे वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो बिजनेस को रन करना है ना। आपको रिकवरी करना तो एक ज़रूरी चीज़ है इकोनॉमी को सही रन करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बिजनेस भी रन करना है। तो अगर कोई आप ऐसा एक ड्रेकोनियन प्रोविजन ले आओगे तो उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस भी तो ख़त्म हो जाएगा जो बिजनेस कर रहे हैं उनका, कि भाई हम कैसे ऐसे स्टेप्स लें, क्योंकि रिस्क टेकिंग भी काफ़ी ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए। नाउ ये सारी चीज़ जो इन दिस बैकड्रॉप ऑफ द थिंग्स, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक प्रोविजन ऐसा लगा दें कि नहीं 2000 करोड़ से ज़्यादा जो आएगा डिफ़ॉल्ट करेगा उसके लिए ये आफ्टर 195 डेज बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो ये तो आई मीन दिस डजंट रियली होल्ड गुड इवन अदरवाइज। अगर आप जो प्रोविजन इसमें जो टेक्निकल रीजंस, जैसे कि अभी ये डिस्कशन हुआ कि टेक्निकल ग्राउंड पे इसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया है, बट आप दूसरे वैसे भी देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ और ये सारे जो नेचुरल जस्टिस, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स, उससे भी ये विथस्टैंड नहीं करता है ये जो प्रोविजन है। अशोक नाग साहब, लेकिन जब जो बात पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बैंकों के पास डिसीजन पावर देनी चाहिए और केस टू केस उनको हैंडल करना चाहिए, लेकिन जब केस टू केस हैंडल करेंगे, पार्शियलिटी, नेगोशिएशन और ये सब कुछ क्या वहाँ पर मैटर नहीं करेंगे? और जो फिर एम था आईबीसी लॉ का कि रिकवरी का, और कंपनियां जिसके एक मैं कहूँ कि फियर फैक्टर के चलते खुद पहुँच रही थी और एक रिकवरी की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे, वो रास्ता कहीं अवरोध हो जाएगा, वो रुकेगा? देखिए, the discussion that is going on as if this particular circular came certainly from the RBI, just from out of his hat, and just derived this down, formulated the circular and issued it. This is not the case. आप बोलता है जे रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट CDR, दैट इज ए कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग ए प्रोसेस बहुत दिन चलता है। उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं हुआ। There every individual default जितना होता है उसको कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में एक प्रोसेस था, एंड ये प्रोसेस बहुत दिन चलता है, एंड उसका रिजल्ट रेजोल्यूशन नहीं होता है।
ठीक है। सो ये नहीं है जे इवन दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में देखिए दिस ए सर्कुलर का पहले आरबीआई में क्या किया, देयर इज इंटरनल एक्शन, इंटरनल कमिटी था, वो कमिटी में डिस्कस हुआ था, 12 जे पहले डिफॉल्टर्स को आइडेंटिफाई किया आफ्टर ए ह्यूज डिलिबरेशन, ए डिस्कशन, एनालिसिस ऑफ डाटा। ये नहीं है जे 12 सर्कुलर सडनली आरबीआई इश्यूज है, it is based on the historical experience of the entire resolution process. So ये बोलने का wrong है कि ये आरबीआई के ड्रास्टिक सर्कुलर इशू किया। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट इज दिस, आप देखिए who was the first person, माने the litigant, माने who had actually challenged this particular circular, a power sector people, okay, power companies। आप देखिए अभिषेक सिंह भी जब आर्गुमेंट करता है, आपका आर्गुमेंट देखिए जजमेंट में क्या लिखा है जो 1.73 लाख करोड़ का उसका जो पावर पॉइंट है उसका रीजन क्या दिया, पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी का वो पूरा कोटेशन दिया जजमेंट में। एंड इस जजमेंट में बोलता है वन ऑफ द रीजन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, एंड वन ऑफ द पॉलिसी चेंजेस वाज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इटसेल्फ। The coal allocation to power purchaser, the electricity companies and the power producers of allocation of the assured coal was also a result of the Supreme Court judgment. Now एक ही देखिए, आप एक जजमेंट में आपको एक वन ऑफ द रीजन आपका जो लिटिगेंट है जो क्लेम करता है आरबीआई का सर्कुलर ड्रास्टिक है, वो खुद बोलता है जे ये बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ए पॉलिसी और दिस काइंड ऑफ जजमेंट हमारा कंपनी पावर दिस इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर बिकमिंग बैंक। सो आप एक होलिस्टिक व्यू लेकर चाहिए ना। आप देखिए अब ये बोल सकता नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर एक्ट का देखता है, पर्टिकुलर आरबीआई सर्कुलर देखता है, उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। एक पावर सेक्टर बोलता है जे बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हमारा राइट सर। मैं बात खत्म हो रहा। सुनील जैन साहब, जो बात नाग साहब कहना बहुत क्रूशियल, बहुत अहम लगती है, और कैसे आप देखते हैं कि कर्ज वापसी का जो रास्ता खुलता दिख रहा था, क्या इसके चलते कहीं इसमें अवरोध खड़े हो जाएंगे? और जैसे कि नाग साहब ने कहा कि केस टू केस पॉलिसी अगर डिफर कर रही है या फिर किसी कोर्ट के आदेश के जरिए वहां पर हर्डल्स आए हैं, तो उसके चलते पूरे के पूरे जो पैरामीटर्स हैं या टाइमलाइन है उसको आप डिरेल कर देंगे? सुनील जी। हाँ जी, सॉरी आवाज टूट गई आपकी। क्या बोले आपने, क्या पूछा आपने? नाग साहब कह रहे हैं कि जो आर्गुमेंट दिया जिन कंपनियों ने केस किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला जिसके चलते डिले हुआ या वो नहीं कर पाए, इस तरह की रीजनिंग के साथ आप कर्ज वापसी के रास्ते पर एक अवरोध इसे देखते हैं, या फिर आगे रास्ता बनेगा कैसे, वापसी होगी कैसे कर्ज के जो फंसे हुए थे? नहीं देखिए, रास्ता जो बनेगा वो तो डिपेंड करता है, हमें देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट या आरबीआई और गवर्नमेंट क्या ये करते हैं। मगर इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हम कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन है और केस टू केस या आरबीआई को देखना चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपको लोन वापस चाहिए, चाहे वो अभी आप हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, इंट्रिकेसी क्या है वो समझने लगेंगे तो आपके बैंक बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो जो ये आपके जो अभी जो जेंटलमैन बोल रहे थे कि बिजनेस बंद हो जाएगा, जब एनपीएस बढ़ रहे थे और डिफॉल्ट बढ़ रहे थे तो बैंकों ने पैसा लेंड करना बंद कर दिया, तो बिजनेस तो वैसे ही बंद हो रहा था। तो जब तक बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा टाइम पे, इकोनॉमी ठप होने वाली है। तो अगर हम ये मान के चलें कि ये मेजर ड्रैकोनियन है और हर आदमी के लिए आरबीआई या बैंक कोई अलग नॉर्म बनाए, उससे बिजनेस नहीं चल सकता। शुक्रिया सर, वक्त कम है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला है वो आरबीआई के सर्कुलर को क्या कहता है और इसके चलते जो कर्ज वापसी का रास्ता और बैंकों की स्थिति उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।